स्वागत है आप सभी का बायो विद अजय सर। आशा है कि आप सभी अपने घरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों के तैयारी की ही कड़ी में बोर्ड परीक्षा एक नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। पहले और दूसरे चैप्टर की समाप्ति के बाद आज तीसरे चैप्टर से जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनन स्वास्थ्य। तीसरा चैप्टर आपका है जनन स्वास्थ्य और जनन स्वास्थ्य से आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जनन स्वास्थ्य होता क्या है इसके संबंध में हम लोग समझते हैं यहाँ पे। और जनन स्वास्थ्य के विषय में बताया किसने? WHO ने। किसने बताया? WHO ने। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार तो यही पूछ लेता है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जनन स्वास्थ्य का आशय एक संपूर्ण स्वास्थ्य से है। संपूर्ण स्वास्थ्य यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना ही चाहिए, इसके साथ में भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से तथा सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं को मिलाकर के जब देखा जाएगा तब वो व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। और ये WHO की डिफिनीशन है कि जनन स्वास्थ्य का आशय एक संपूर्ण स्वास्थ्य है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य ये सभी शामिल है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद 1951 में पहला एक ऐसा देश जिसने 1951 में ही जनन स्वास्थ्य को लेकर के कार्य नीतियों का निर्धारण कर डाला, यानी समग्र स्वास्थ्य के विकास से संबंधित कुछ नियम और कानून बनाए। उसका इन्होंने 1951 में निर्धारण किया और उस समय इसका नाम दिया परिवार नियोजन। उस समय इसका नाम क्या दिया? परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन के नाम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आगे चल करके उसे परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम रख दिया RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के माध्यम से समाज में लोगों को जागरूक किया जाता है विशेष प्रकार से, जिसमें पहला जनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना कि जनन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके विषय में लोगों को बताना, उनको जागरूक करना। तो इसके लिए क्या किया? अब जाहिर सी बात है कि उस समय की बात है कि लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने में बड़ी कठिनाइयां, समस्याएं होती थी। तो लोगों तक ये कहानी पहुंचाई कैसे जाए, लोगों को समझाया कैसे जाए, तो उसके लिए उनको जागरूक कैसे किया गया? दृश्य वीडियोस दिखा करके, श्रव्य रेडियो के माध्यम से, बच्चों की बुक में यानी बच्चों के सिलेबस में इस चैप्टर को ला करके, क्योंकि बच्चे जब अपने सिलेबस में चैप्टर को पढ़ेंगे तो जनन स्वास्थ्य के विषय में उनके पास में समग्र जानकारी प्राप्त होगी। जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किया गया। प्रिंट मीडिया का भी इसमें सहायता लिया गया, यानी अखबारों के माध्यम से जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। तो इन सभी माध्यमों से RCH के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। उसी कड़ी में आगे दूसरा जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना, यानी RCH का जो उद्देश्य है, इसमें पहला उद्देश्य यह है कि जनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और दूसरा है जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RCH का उद्देश्य क्या है? तो RCH के उद्देश्य में पहला उद्देश्य जनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और दूसरा क्या है? जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना। तो इसके लिए क्या किया? जन्म नियंत्रक के विकल्प के विषय में बताया गया, लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया कि जन्म को नियंत्रित कैसे किया जाए, स्तनपान का महत्व क्या होता है, प्रसव के बाद महिलाएं जब शिशु को स्तनपान कराती हैं उसका महत्व क्या है, उसके विषय में लोगों को बताना कि स्तनपान कराने से बच्चे का विकास होगा, उसमें शारीरिक मानसिक क्षमता का विकास होगा, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तमाम चीजें। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। अक्सर समाज में क्या होता है, एक बहुत बड़ी कुरीति है, लड़कियों के होने पर लोग क्या करते हैं, उसको हेय दृष्टि से उनको देखते हैं, या तो भ्रूण की जांच करवा करके उनको
में भ्रूण अवस्था में ही नष्ट करवा देते हैं। तो उसके लिए कानून बनाया गया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए। एसटीडी के बारे में जागरूक करना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जब कोई व्यक्ति कई लोगों के साथ लैंगिक संबंध रखता है तो उससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक करना एसटीडी कहलाता है। विवाह की आयु का निर्धारण किया गया, जो कि 18 और 21, 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की। और प्रसव के दौरान देखभाल कैसे किया जाए, ये तमाम जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कड़ी में गर्भ निरोधक, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्भ निरोधक का आशय ये है बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए गए जिनका पालन किया जा सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक विधि, दूसरा रोध विधि है, अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं, गोलियां हैं, शल्य क्रिया विधि है। और शल्य क्रिया विधि जो होती है ये परमानेंट व्यवस्था, यानी जब कोई दंपत्ति ये आश्वस्त हो जाता है कि अब उनको आगे संतान की आवश्यकता नहीं, यानी वो और अपने जनसंख्या को वृद्धि नहीं करना चाहते, अपनी संतान को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वृद्धि नहीं करना चाहते उनकी संख्या में, तो उसके लिए क्या करते हैं, शल्य क्रिया विधि का उपयोग करते हैं। अब इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं उनके विषय में देखा जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन हर एक टॉपिक पे, चाहे प्राकृतिक विधि की बात हो, रोध विधि की बात हो, अंतःगर्भाशय युक्ति, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चन। गोलियां क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इनसे क्वेश्चन आए हैं। शल्य क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें, जिसमें ट्यूबेक्टमी और वैसोक्टमी आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, नलबंदी कहते हैं, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो इसमें समझते हैं हम लोग प्राकृतिक विधि को, प्राकृतिक विधि है क्या। प्राकृतिक विधि में शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन को प्राकृतिक रूप से रोका जाता है, क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु की संरचना आपस में मिलेगी नहीं, ये सपोज मान लीजिए शुक्राणु की संरचना और ये हो गई अंडाणु, इन दोनों का जब संयुग्मन होगा तो इनके संयुग्मन के बाद ही क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज बनेगा तो फिर आगे गर्भधारण होगा, गर्भधारण होगा तो फिर प्रसव, प्रसव के बाद बच्चे का जन्म, यानी पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। तो प्राकृतिक रूप से इनको रोका जाता है कि इन दोनों का संयुग्मन न होने पाए। तो उसके लिए क्या है, इसमें है आवधिक संयम। सबसे पहला क्या है बेटा जी, आवधिक संयम। आवधिक संयम में क्या होता है, 10वें से 17वें दिन संभोग की क्रिया से बचा जाता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा आर्तव चक्र। आर्तव चक्र में आपने देखा कि आर्तव चक्र जो होता है ये 28 से 29 दिन का लगभग होता है, और इसके मध्य में यानी लगभग 14वें दिन मानकर चलिए, इसके आसपास में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और यहाँ 10वें से 17वें दिन की बात हो रही है कि अगर इस दौरान संभोग हुआ तो निषेचन की संभावना प्रबल रहती है। तो अगर 10वें से 17वें दिन दंपत्ति संभोग की क्रिया से बचे तो निषेचन की घटना नहीं होगी और अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का आशय है कि संभोग की क्रिया के दौरान जब इंसेमिनेशन की क्रिया होती है, यानी जब वीर्य को स्खलित किया जाता है तो इसको मादा की योनि में स्खलित न करके इसको बाहर स्खलित किया जाए, इसे कहते हैं बाह्य स्खलन। तीसरा है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव में क्या होता है, कोई भी महिला जब प्रसव की क्रिया होती है, शिशु को यानी जन्म देती हैं, तो जन्म देने के बाद लगातार 6 महीने तक अगर बच्चे को फीडिंग करवाती हैं, मिल्क फीडिंग करवाती हैं, तो उनमें क्या होता है, आर्तव चक्र की घटना उनमें से 4 महीने तक, उनमें से 4 महीने तक तो आर्तव चक्र की घटना नहीं शुरू होती है, कंफर्म, यानी कि 4 महीने तक उसमें क्या होगा, आर्तव चक्र की घटना नहीं चलेगी, और ये लगभग 6 महीने तक हो सकता है। यानी इन 6 महीनों तक जब आर्तव चक्र की घटना नहीं होगी तो अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा, अंडाणु बनेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा, यानी अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। तो ये प्राकृतिक विधियों के विषय में हम लोगों ने समझा थी। आवधिक संयम क्या होता है, बाह्य स्खलन क्या होता है,
स्तनपान अनार्थक क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बखूबी आगे बढ़ाते रहें और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं। आप लोगों का भरपूर सहयोग किया जाएगा।